तो मैं रितेश कुमार 6 के अध्याय 10 इतिहास का मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। तो इसका नाम आप देख रहे होंगे अध्याय 10 का कि नए राज्य और नए साम्राज्य और राज्य। तो इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे? नए साम्राज्य के बारे में और नए राज्य के बारे में। तो इसमें एक केस स्टडी क्या दिया हुआ है कि अरविंद नाटक के द्वारा राजा बनता है और मूछ रखता है। और तलवार लेता है कागज का बना हुआ, और वो सब देख के वो मन में सोचता है कि राजा कैसा रहता होगा ये वो। तो ये चाइल्ड स्टडी है, चाइल्ड सेंटर्ड है, इसमें बच्चा सक्रिय है, ये केस स्टडी है। तो आगे चलते हैं। अब आप इसमें ये देख लो ना कि प्रशस्ति, ये कह रहा है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो कलर चेंज करता हूँ, ये मैं येलो कर लिया, नहीं मैं ब्लू करूँगा। ये देखो आप प्रशस्तियाँ, इस प्रशस्ति के बारे में पहले आप जानें, उसके बाद ये जानें कि प्रशस्ति क्या बताती है। तो ये प्रशस्ति है क्या? तो ये जो प्रशस्ति है ना, प्रशस्ति एक विशेष किस्म की क्या होती है? अभिलेख होती है। आप इतना जानें कि अभिलेख को ही प्रशस्ति कहते हैं, बस प्रारूप जो है अभिलेख का वो चेंज होता है। आप ये समझें कि अभिलेख जो होती है, अभिलेख का ही एक प्रकार है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। यहाँ पे आप देखो प्रशस्ति कहते हैं ये वाली। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या हुआ और प्रशस्ति किसका शब्द है? तो प्रशस्ति ये जो है प्रशस्ति वो एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति से प्रश्न आए हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको विशेष ध्यान दें। तो ये प्रशस्ति संस्कृत शब्द है, और जब संस्कृत शब्द है तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि प्रशस्ति शब्द का जैसे ही आपके पास प्रशस्ति आप सुनोगे तो उसमें आप समझ लेना कि उसमें किसी न किसी की प्रशंसा की गई है। तो प्रशस्ति का मतलब आप डायरेक्ट समझना कि उसमें किसी न किसी के बारे में प्रशंसा की गई है, मतलब पॉजिटिव ही लिखा गया है, पॉजिटिव ही लिखा गया है। प्रशस्ति में निगेटिव नहीं लिखा जाएगा। ये इससे पेडागॉजी से भी संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि इसमें किस प्रशस्ति की बात की गई है। आगे देखिए, इसमें ये जो प्रशस्ति है किस प्रशस्ति की बात की गई है। तो इसमें एक प्रशस्ति है वो अशोक स्तंभ। ये देखिए इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उसमें एक अभिलेख है, लंबा अभिलेख, उसी में प्रशस्ति है। और उस प्रशस्ति में किसकी चर्चा है? इलाहाबाद के ये जो अशोक स्तंभ है इसमें किसकी चर्चा है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की चर्चा किस में है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में। और इस समुद्रगुप्त जो अशोक स्तंभ में आप देखो, इस अशोक स्तंभ में ये जो लिखा हुआ है अभिलेख, उसको कौन लिखा है? तो हरिसेन, हरिसेन लिखा है। और हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। अब आप देखो, मैं फिर से आपको इधर समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, ये रेड कर लिया। तो आप देखो इसमें एक कि ये जो अशोक स्तंभ, इतना पहले आप समझो, ये जो अशोक स्तंभ है इसको ये कहाँ है? इलाहाबाद में। उस पर इलाहाबाद में जो अभिलेख है, ये वाली अभिलेख, वो किसके बारे में चर्चा करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। ये देखो आप, समुद्रगुप्त, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त के कवि कौन है? ये देखो समुद्रगुप्त के कवि कौन है? हरिसेन। और ये जो हरिसेन है ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं हरिसेन? ये अशोक स्तंभ लिखे हैं। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं हरिसेन, वो जो अभिलेख लिखे हैं अशोक स्तंभ पे जो लिखा हुआ मिला है, तो वो किसके बारे में लिखेंगे? ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखेंगे। तो इतना आप समझे। अब आगे चलते हैं। आगे आप ये देखेंगे इसमें अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अध्याय 9, अध्याय आप देखोगे कक्षा 9, अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, यानी कि गौतमी पुत्र कौन है? श्री सातकर्णी कौन है? गौतमी पुत्र हैं। तो इनके भी प्रशस्ति मिले हैं, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ता गया। अब यहाँ पे आप देखोगे चर्चा गुप्त काल की आई है, ठीक है। तो ये गुप्त काल के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको अब गुप्त काल के बारे में बताता हूँ।
देखोगे यहाँ पे गुप्त काल को आप देख रहे हो। तो गुप्त काल जब कब तक से कब तक चला है, तो आप एक मोटा मोटी देख लो, 275 से कब तक है, 550 ईस्वी तक। 500 550 ईस्वी तक ये गुप्त काल हो गई। और गुप्त काल के संस्थापक कौन हैं, अगर आप देखोगे तो गुप्त काल के संस्थापक हैं श्री गुप्त। ये हो गए श्री गुप्त काल के संस्थापक। और अगर प्रथम शक्तिशाली, ऐसे मैं शक्ति सिर्फ लिखता हूं, शक्ति, प्रथम शक्तिशाली राजा कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ये इतना मैं आपको गुप्त काल के बारे में बताया। ये सब पहला शक्तिशाली राजा हो गया। अब आपको इस चैप्टर में अध्याय 9 में, ये यहाँ पे आप देखो, अध्याय 9 में आपको जो बताया गया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि सातकर्णी के गौतमी पुत्र, यहाँ पे देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये है ना, ये, और इनकी कौन माता है, गौतमी बलश्री। माता का नाम क्या है, गौतमी बलश्री। और उनके द्वारा जो दान किए गए एक अभिलेख है, उनसे भी पता चलता, क्या पता चलता है उस अभिलेख से, उस जो दान किया गया अभिलेख है, ये वाली, ये जो दान की गई अभिलेख है, उससे क्या पता चलता है कि अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभिकथन कारक में भी पूछते हैं कि दक्षिणा पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे, तो सातवाहन शासक। और नीचे पूछ देगा आपसे। तो अब हम कहाँ पहुँच गए, अध्याय 10 में। तो मैं आपको क्या दिखाया, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में दिखाया कि उनके माता जो थी, माता कौन थी, माता बलश्री। आप देखे होंगे बलश्री जो थी, बलश्री वो क्या कहती हैं कि दक्षिणा पथ का स्वामी कौन था, दक्षिणा पथ का स्वामी कौन था, आप देखे होंगे कौन, अन्य सभी सातकर्णी राजा, सातकर्णी राजा। और ये उनके अभिलेख से मिलता है। तो अभिकथन कारक में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अब मैं आपको समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, और ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और किस पे लिखी है ये, अशोक स्तंभ पे। और कौन लिखा है, हरिसेन, हरिसेन। और हरिसेन किसके कवि है, कवि किसका है, आप इतना देखो, एकदम डिटेल में देखो, किसका कवि है, समुद्रगुप्त की। तो अब प्रशस्ति के बारे में आपको दिखाता हूं कि प्रशस्ति में क्या क्या दिया है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि राजा है, कि राजा की एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान। कैसा है राजा, एक योद्धा की तरह है, युद्धों को जीतने वाला राजा है, विद्वान है, एक उत्कृष्ट कवि है के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। तो कथन कारक में ये भी पूछ देगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में ये समुद्रगुप्त को कैसा बताया गया है। तो एक योद्धा की भांति, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान और उत्कृष्ट कवि। और इनकी तुलना किससे की गई है, तो ईश्वर से की गई है। किसकी, समुद्रगुप्त की तुलना, ठीक है। और लंबे लंबे वाक्य, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप आगे देखें, योद्धा समुद्रगुप्त प्रशस्ति से ही एक लाइन उठाई गई है। तो योद्धा जो समुद्रगुप्त थे, उनके शरीर की चर्चा की गई है कि युद्ध मैदान में उनके शरीर जो हो जाते थे, उनके मतलब किनके, समुद्रगुप्त के। यहाँ देखो, समुद्रगुप्त के कुठार, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। इसमें मतलब आप देखोगे कि इसमें समुद्रगुप्त की इतनी बड़ी बढ़िया योद्धा की चर्चा की गई है कि वो इतना युद्ध लड़े समुद्रगुप्त कि उनके शरीर पे इतने घाव हैं कि वो इतने अच्छे लगते हैं, उनकी सुंदरता है सो घाव से दिखती है। तो आगे आपको अब मैं दिखाता हूँ गुप्त जो हैं, आपको मैं दिखाता हूँ समुद्रगुप्त जो हैं वो सिक्के पे बीना बजाते हुए मिलते हैं। इस सिक्के में है, समुद्रगुप्त क्या करते हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये बीना बजा रहे हैं समुद्रगुप्त। इसमें ये यहाँ पे ऐसे देखो आप, ये बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त सिक्के पे प्राप्त होते हैं। तो अब आपको कह रहा है
कि आप मानचित्र 7 और पृष्ठ संख्या 105 पे जाइए और गौर से देखिए और देखिए उसमें मानचित्र में क्या है कि कुछ क्षेत्र बैंगनी है, नीला है, ठीक है, कुछ लाल बिंदु है। अब मैं आपको मानचित्र 7 को मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए ये जो है मानचित्र 7 है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 105 पेज आ गई और ये आपकी मानचित्र 7 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस पेज में जो लिखा हुआ है वो मैं मानचित्र 7 पे आपको मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखो, ये जो आपकी मानचित्र 7 है, तो समुद्रगुप्त क्या कहते हैं मानचित्र 7 में। समुद्रगुप्त के बारे में मानचित्र 7 में क्या बताया गया है कि ये जो हैं ये वाली पूरी एरिया, ये जो पीला से ऐसे ऐसे किया हुआ है ये वाली, ये जो क्या है क्या करते थे, उपहार लाते थे। किसके लिए? समुद्र गुप्त के बारे में, समुद्र गुप्त के लिए। तो इसका मतलब ये जो नेपाल उपाल का जो एरिया है, इधर आप नेपाल उपाल देखोगे, भूटान देखोगे, थाईलैंड म्यांमार देखोगे, तो ये सब जो इधर सेवन सिस्टर देखोगे, आप बंगाल देखोगे, तो ये सब जो एरिया थी वो क्या करती थी, उपहार लाती थी समुद्र गुप्त के लिए। तो इसका मतलब क्या था कि समुद्र गुप्त इधर युद्ध किए थे और युद्ध करके किसके हरा दिए, इस सब राजा को हराए थे। तो डर से क्या लाता था, उपहार भेंट करता था। ठीक है, इतना आप समझे। थानेश्वर मथुरा, ये आप देखोगे उत्तर भारत, ये वाली आप देखो, ये रेड से मैं जो कर रहा हूँ ये वाली, ये क्या करते थे, ये इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है ये वाली ये एरिया, ये आर्यावर्त है। आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत में जो भी कन्नौज, प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र जो भी थे, उसमें 9 राजा थे और 9 राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिए थे। अब आप ये देखोगे कि गुप्त वंश में, इधर मैं लिखता हूँ, गुप्त वंश में हुण और शक, ये 2 आक्रमण हुए। हुण और शक का आक्रमण आपको अगर पूछता है तो आप सीधा गुप्त वंश से कनेक्ट कीजिएगा। इधर मैं लिखता हूँ हुण एंड शक, ये मैं लिख दिया। तो ये हुण एंड शक कहाँ थे, ये इसी क्षेत्र में थे, ये जहाँ तक मैं ऐसे कर रहा हूँ ये। तो ये क्या करे हुण और शक कि अपने समुद्रगुप्त से बचने के लिए क्या करते थे कि अपने बेटी पोती को विवाह कर देते थे और विवाह का रूल अपनाते थे। हुण और समुद्रगुप्त दोनों। कुषाण, यहाँ पे आप देखो कुषाण और शक हैं। तो कुषाण और शक क्या करते थे, कौन क्षेत्र में, इधर है ये क्षेत्र में। तो ये क्या किए, विवाह कर दिए, किससे, समुद्रगुप्त के। जो भी क्षेत्र में समुद्रगुप्त जिससे भी कह दे कि इसको इससे विवाह कर देना है, तो वो विवाह कर देता था अपने बेटी को, अपनी पोती को, अपनी बहन को, कुषाण और शक। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि दक्षिणा पथ के स्वामी गौतमी बलथरी किसे कहते थे, सातकर्णी को। तो दक्षिणा पथ में टोटल कितने राजा हुए, 12 राजा। और इस 12 राजा को क्या किए, समुद्रगुप्त ने हरा दिया। और हरा के क्या किया कि उन्हें पुनः राज्य करने के लिए दे दिया गया, समुद्रगुप्त दिए और उन्हें स्वाधीनता स्वीकार करवाई। यहाँ तक कि कुछ शक का कहाँ तक था, ये देखो सेम कलर है। तो ये श्रीलंका तक की इन्होंने कब्जा की थी। तब आप आगे देखें, किसकी देखनी है आपको, गुप्त वंश की वंशावली देखनी है, क्योंकि अभी तक गुप्त वंश की ही चर्चा हुई है। किसकी वंशावली देखनी है, गुप्त वंश की। ठीक है, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि गुप्त वंश जो है, तो देखिए कैसे कैसे होता है कि अधिकांश प्रशस्ति शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती थी। तो आप देखोगे कि समुद्रगुप्त के, यहाँ पे देखो, समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। तो आप देखो कि समुद्रगुप्त के माँ का नाम क्या था, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के माँ का नाम क्या है, कुमारी देवी। और ये कुमारी देवी किस गण से हैं, लिच्छवी गण से। अगर आपके पास गण की चर्चा आई है तो मैं आपको गण और संघ दोनों की परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि सीटेट में गण और संघ से परिभाषा आते हैं। तो ये माँ कुमारी देवी किसकी माता हुई, समुद्रगुप्त की। ये माता किसकी है, ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पे,
ये किसकी माता है? समुद्रगुप्त की। और इनके पिता कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वंश के प्रथम शासक कौन हुए? पिता चंद्रगुप्त प्रथम। इनके पिता कौन हुए? इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमारी देवी। इतना आप जान गए। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो किसकी उपाधि धारण किए हैं? महाराजा धीराज की। इतना आप समझे। तो अब मैं आपको ये एनसीईआरटी से थोड़ी सी साइड होके मैं गुप्त वंश की वंशावली बताता हूँ। ये आप देखोगे यहाँ कि गुप्त वंश के संस्थापक मैं आपको पहले ही बता दिया था कौन थे? श्रीगुप्त। देखो ये थे कौन? ये कौन थे? श्रीगुप्त। पहले संस्थापक की बात मैंने चर्चा कर लिया। अब आप देखोगे कि श्रीगुप्त के बाद कौन आई? चंद्रगुप्त प्रथम। ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब आप देखोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा कौन हुए? समुद्रगुप्त। अब बस इतना ही अभी आप देखो। समुद्रगुप्त। और ये समुद्रगुप्त के बेटा ही हो गए, लेकिन माता कौन हुई? कौन माता हो गई? माँ कुमारी देवी। माता का नाम क्या है? माँ कुमारी देवी। ये किसकी? समुद्रगुप्त की। अब मैं आपको समुद्रगुप्त तक लेके चला आया। ये कौन है? वास्तविक ये संस्थापक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब समझ जाना, ये संस्थापक हैं, इतना समझे। और इसने क्या उपाधि धारण की है? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि की चर्चा ये है ना। ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। देखो ये वाली, ये कौन उपाधि धारण की है? महाराजा धीराज की। तो इतना आप समझे गुप्त वंश के बारे में कि संस्थापक श्रीगुप्त किए हैं। श्रीगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के माता माँ कुमारी देवी, पिता चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर इसकी बेटा की आप चर्चा करोगे, इसकी बेटा, तो इसका बेटा कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इतना आप वंश परंपरा के बारे में जाने। अब मैं आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाली विक्रम संवत, मैं विक्रम संवत के बारे में बताता हूँ। ये देखो ये वाली विक्रम संवत, ये विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ऐसे सीधा सीधी आप लिखो। इतना 58 विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का कौन शुरू किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों विक्रम संवत की शुरुआत किया था? क्योंकि उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने शक को हरा दिया था। ये देखो उन्होंने किसे हराया था? अभी मैं शक को हरा दिया था। कौन हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके उपलक्ष्य में किसकी शुरुआत की? विक्रम संवत की। और कौन सी उपाधि लिए थे? तो विक्रमादित्य की। ये विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त। ये उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों उपाधि लिए थे? क्योंकि इन्होंने शक को हरा दिया था। और शक को हरा के कौन सी की शुरुआत किए? विक्रम संवत की। और कब किए? 58 ईसा पूर्व में। इतना आप समझे। तो आगे हम वंश परंपरा से आगे चलते हैं। अब वंश परंपरा को देखें। अब आप यहाँ पे देखिए, आगे देखिए। अभी मैं आपको दिखाया था कि समुद्रगुप्त द्वितीय किसके बेटा थे? चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बेटा थे? समुद्रगुप्त के। तो इनसे जो अभिलेख मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो अभिलेख मिलती है, उनसे वंशावली से भी जानकारी मिलती है। क्या? अब आप देखोगे कि अब उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं और उनसे सिक्का है उनके, उससे उनके वंशावली के भी बारे में चर्चा का चलता है। और उसकी जानकारी आपको अध्याय 11 में मिलेगी। तो अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो अब आप देखोगे गुप्त वंश मैंने बताया, अब आप देखोगे हर्षचरित्र और हर्षवर्धन। तो इससे पहले मैं आपको गण और संघ दिखाता हूँ, क्योंकि उनकी माता का नाम माँ कौन थी, माँ कुमारी देवी, और वो एक गण से संबंधित थी। तो आगे आप देखें, गण को देख लें कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, गण इतना समझे। और अब आप इसमें संघ को देखें, संघ अर्थात संगठन या सभा। तो ये दोनों से भी प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो गण और संघ आप दोनों परिभाषा याद रखें, इसको बढ़िया से समझ लें कि गण से भी क्या चलती थी, राज्य चलती थी, और संघ से भी राज्य चलती थी। तो अब आप इसमें कुछ कुछ बज्जी संघ देखोगे, वैशाली में भी राज्य और संघ चली है। तो अब आपको अपने चैप्टर पे ले चलता हूँ। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में, हर्षचरित्र के बारे में, ये दोनों के बारे में आप देखेंगे, हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। तो आप अभी तक ये देखें कि अभिलेख से आपको सब कुछ पता चला। अब आप देखोगे कि जीवनी से भी पता चलता है, किसी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों से भी आपको पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में आपको किस चीज़ से पता चलेगी, जीवनी से, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि करीब 1400 साल पहले, आप ये देख लो, 1400 साल पहले शासन करते थे। कौन शासन करते थे, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के कवि कौन थे, बाणभट्ट। ये दरबारी कवि कौन थे, देखो दरबारी लगा हुआ है। तो दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने किसकी रचना की, हर्षचरित्र की। और हर्षचरित्र में किसकी जीवनी है, हर्षवर्धन की, ठीक है। तो इतना आप देखोगे, अगर इससे नहीं समझ में आया तो मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो आप, हर्षवर्धन के कवि कौन हुए, कवि कौन है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखी है, हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसके बारे में है, तो हर्षवर्धन के बारे में है। इतना आप देखें। और ये हर्षवर्धन के, अब आगे चलते हैं। तो अब आप इसमें देखोगे कि तीन चीनी यात्री शायद भारत में आए थे, शायद क्या कंफर्म हो कि 3 चीनी यात्री भारत में आए थे। तो उसको अब मैं आपको अध्याय 9 में भी लेके चलूँगा। तो आप जिसकी चर्चा हुई है उसे आप देखो कि चीनी यात्री श्वेन तशांग, ये देखो चीनी यात्री श्वेन तशांग कहाँ आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्ष के दरबार में आए थे। अब ये कब आए हैं, तो ये 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया। तो अगर इनके शासनकाल में आए हैं तो आप ध्यान रखना कि कब आएंगे, 1400 साल पहले ही आएंगे, क्योंकि जब इनके शासनकाल में आए हैं तो इतना तो आप कंफर्म हो गए। अब आपको जो 3 चीनी यात्री आए हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से तीर्थयात्री से देखें, ये तीर्थयात्री कौन कौन होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। और वो जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो इससे बहुत, तीर्थयात्री से बहुत प्रश्न आए हैं। अब आप मैं तीन चीनी यात्री बौद्ध यात्री, क्या है, चीनी बौद्ध यात्री, ये तीनों कैसे यात्री थे, बौद्ध यात्री थे। और कहाँ के थे, चीन के थे। तो पहले कौन है, फासियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। फासियन कब आए, आप ऐसे देखना 1600 में। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहला हो गए, पहला बौद्ध यात्री हो गए। अब आपको दिखाता हूँ दूसरा कौन है, श्वेन तशांग। ये देखो श्वेन तशांग, ये दूसरे हो गए। ये दूसरे हो गए श्वेन तशांग। और ये किसके शासनकाल में आए हैं, तो आप हर्षवर्धन याद रखना। ये हर्षवर्धन, इतना आप याद रखोगे, हर्षवर्धन। अब मैं आपको तीसरे यात्री के बारे में बताता हूँ। तीसरा कौन है, आप ये पूरा काट दो। तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये होंगे तीसरा इतिशंग। देखो ये इतिशंग है। और ये आप इसमें देखोगे कि 50 साल बाद आए। किसके 50 साल बाद, ये 1400 साल में जो आया उसको, यानी कि 1350 साल में। तो इतना आप समझे कि इतिशंग 3 बौद्ध यात्री के बारे में मैं आपको बताया। और अभी मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, श्वेन
तशांग 1400 साल पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो आप अगले अपने चैप्टर पे चलते हैं। उस जीवनी से क्या क्या जानेंगे कि जो हर्षवर्धन हर्ष थे वो पिता के सबसे छोटे बेटे थे, बड़े बेटे नहीं थे, बड़े बेटे नहीं थे। पर पिता और बड़े बेटे के भाई जो हैं, बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर थानेसर के सबसे पहले कहाँ के राजा बने? थानेसर के राजा बने। और कन्नौज को आप मानचित्र साथ में देखे हो, मैं कंफर्म हूँ, आप भी देखे हो, कंफर्म हो आप। कन्नौज कहाँ था? तो ये जो इधर उत्तरी भारत में जो थी पाटलिपुत्र, प्रयाग, कन्नौज, तो उसमें उनकी बड़े भाई बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासन करते थे। तो कन्नौज के शासन पे जब क्या हुआ कि बंगाल शासक कब्जा कर लिए और उनके बहनोई को मार डाला और मार के क्या किया कि कन्नौज पे अधिकार कर लिया। तो हर्ष क्या किए कि हर्ष लड़ाई करके कन्नौज पर अधिकार कर लिए। अब आपको देखो मैं पूरा क्लियर करता हूँ इसमें। अब आप देखो कि ये कहाँ के हर्ष कहाँ के शासक बने? हर्ष ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हर्ष जो राजा बने कहाँ के बने? हर्ष राजा कहाँ के बने? थानेसर के। कहाँ के? ये थानेसर के राजा बने। और इधर मैं कन्नौज लिखता हूँ, ये कन्नौज। इस कन्नौज पे कौन राज कर रहे थे? बहनोई। अब बहनोई की चर्चाई है तो किसकी? हर्ष की बहनोई। और कन्नौज पे कौन कब्जा किया है? बंगाल का शासक। बंगाल शासक, ये बंगाल शासक। अभी इसमें नाम नहीं दिया गया है तो मैं भी आपको नाम नहीं बताऊंगा। तो जब बंगाल शासक कब्जा किया तो क्या हुआ? ये मर गए, बहनोई मर गए। तो कन्नौज पे किसकी कब्जा हो गई? बंगाल शासक की। अब ये जो हर्ष हैं वो थानेसर के तो राजा हैं ही हैं। इन्होंने क्या किया कि इनसे युद्ध किया, बंगाल शासक से, और फिर युद्ध करके क्या किया कि इन्होंने कन्नौज पे भी कब्जा कर लिया। तो अब हर्ष कहाँ कहाँ के राजा हो गए? थानेसर के और कन्नौज के। थानेसर और कन्नौज दोनों के राजा अभी कौन है? हर्ष हैं। तो आप आगे देखें। आप देखोगे कि जब उन्होंने कन्नौज तक कब्जा कर लिया तो उन्होंने पूरब की ओर चला, बंगाल को भी जीता और जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिलती थी उनकी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी कि पूरब में वो बहुत ज़्यादा सफल हुए, पूरब में सबसे ज़्यादा युद्ध किए और जीते। और जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, आप देखोगे नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब क्या हुआ? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। अब ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा हैं? चालुक्य नरेश की। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा हैं? चालुक्य नरेश की। अब बात आती है नर्मदा नदी की, तो मैं आपको नर्मदा नदी दिखाता हूँ, नर्मदा नदी का कहाँ से क्या है। तो ये नर्मदा नदी में आप देखोगे कि ये अमरकंटक यहाँ पे लिखा हुआ है, अमरकंटक, और ये कैसे बहती है? ऐसे, ठीक है। और ये 5वीं लंबी नदी है, भारत की 5वीं। इसकी लगभग 1300 के आसपास इसकी कुल लंबाई है। भारत में सब 5वीं लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी। और ये ऐसे बहती है, ये आप देख रहे हो उल्टा चलती है, और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये अरब सागर में गिरती है। और इस पे बसे आप देख लो, भागीरथ बसा हुआ है, ओंकारेश्वर बसा हुआ है और महेश्वर बसा हुआ है, महेश्वर। तो इतना आप देखोगे। और ये अमरकंटक, ये मैं आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया। अब आगे देखें, में जो बताया उसे पार करने के बाद यानी कि दक्षिण भारत में लगभग आप प्रवेश कर रहे हैं। तो कौन रोका है दक्षिण भारत में? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य नरेश कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। किसने रोका है? हर्ष को रोका है। तो आगे देखिए। अब जब बात आई पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश की, तो मैं आपको चालुक्य और पल्लव ये तीनों को बताता हूँ, दोनों को बताता हूँ। तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हैं, ये तो आप जान ही रहे हो।
भारत के सबसे महत्वपूर्ण। अब आप पल्लव सिर्फ देखो, पल्लव की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। आप याद करना यार, मिलाने में आती है आपसे प्रश्न कि पल्लव की इधर पल्लव, चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य दे देगा और इधर राजधानी दे देगी। ठीक है, इतना लेकर कहाँ तक है? कांचीपुर से लेके कावेरी नदी तक है पल्लव की राजधानी। और चालुक्य, ये जो चालुक्य, मैं पल्लव को बताया कि राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। और चालुक्य राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। अब आप देखोगे कि कृष्णा और ये तुंगभद्रा नदी है, इसके बीच में एक रायचूर झील बनाती है। रायचूर आप ये देखना, कृष्णा और तुंगभद्रा, ये रायचूर। तो इतना आप जरूर ध्यान रखना, रायचूर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो फिलहाल नज़दीक में उत्तराखंड टेट हुई है, उसमें इस नदी से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको अब मैं दिखाता हूँ चालुक्यों की राजधानी। मैं अभी तक चालुक्य के राज बताया, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। अब मैं आपको चालुक्य की राजधानी ऐहोल, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्य की राजधानी ऐहोल, और इनका एक व्यापारिक प्रमुख और जो ऐहोल है वो राजधानी के साथ साथ क्या था? व्यापारिक प्रमुख केंद्र भी था। और चालुक्य का सबसे मतलब प्रसिद्ध, बलवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इतना मैं आपको बताया। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि थे रवि कृति, और रवि कृति प्रशस्ति को रचे। और आगे दिखाता हूँ कि प्रशस्ति में क्या रचे। दरबारी कवि थे, उनके अनुसार पुलकेशिन द्वितीय क्या किए ने? पल्लव राजा, अभी आपको मैं दिखाया कि पल्लव राजा का राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। यानी कि कांचीपुरम के ऊपर आक्रमण किए, जिन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। किसे? पल्लव राजा को। इतना आप रवि कृति के अनुसार चल रहे हो, उनके दरबारी कवि जो प्रशस्ति लिखे हैं उसके अनुसार। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्य कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त किया। आप इतना देखें। अब आपको ये देखेंगे कि वे कौन कौन से शासक थे जो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। पिछले अध्याय में तो किसको आप बताया था हमने? चोल, चेर, पांड्य। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। कौन कौन राज्य? गुप्त वंश के राज्य, इधर देखें आप, कौन कौन राज्य? गुप्त पहला हो गया, गुप्त वंश के राज। दूसरा कौन हो गए? हर्ष। ठीक है, इतने राज। तीसरा कौन हो गए? पल्लव, पल्लव एंड चालुक्य। ये इतना मैं आपको दिखाया। तो अब मैं इनके प्रशासन के बारे में बताता हूँ। है कि प्रशासन की प्रथम इकाई गांव में होते था। प्रशासन की प्रथम इकाई कौन होता था? गांव। ये VVI है। प्रशासन की प्रथम इकाई कौन होता था? गांव होता था। अब आप देखेंगे प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पद हुए हैं उनको मैं बताता हूँ। तो उसमें कुछ पद जो थे वो अनुवांशिक बन गए और कुछ थे जो वो अनुवांशिक नहीं थे। तो अब आप देखोगे कि महादंड नायक एक पद है। अब देखो बस महादंड नायक को देखना, और महादंड नायक पद जो है वो अनुवांशिक पद था। और महादंड नायक का कार्य क्या था कि वो मुख्य अधिन्याय अधिकारी थे। कौन थे? महादंड नायक। और हरिसेन भी क्या था? एक महादंड नायक ही था, अपने पिता की तरह। तो महादंड नायक समझे। अब हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ क्या है? कुमार अमात्य ये जो शब्द है ये क्या था? कुमार अमात्य भी एक पद है। तो अभी तक आप दो पद देखे, एक महादंड नायक, और ये पहला हुआ। और दूसरा क्या आप देखे हो? दूसरा कुमार, ये दूसरा क्या है? कुमार अमात्य। ठीक है, अब आप देखोगे कि महादंड नायक और कुमार अमात्य ये दोनों पद पर कौन है? हरिसेन है। ये हरिसेन, ये जब हरिसेन है
तो ये वाले तो आप देख लिए कि अनुवांशिक पद है, मैं तो आपको ये दिखाया कि अनुवांशिक पद है। लेकिन कुमार अमात्य जो थे वो एक महत्वपूर्ण मंत्री थे और संधि विग्रह और युद्ध और शांति के विषयों पर भी मंत्री थे। तो आप दो पद अभी आप देखोगे, महादंडनायक और कुमार अमात्य। और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर भी रहते थे। अभिकथन और कारक में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ। दो पद के बारे में बताया, अब आप दूसरे तीसरे पद के बारे में देखोगे कि सार्थवाहक यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायास्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब आप देखोगे कि सार्थवाहक एक पद क्या था, सार्थवाहक था। तो सार्थवाहक क्या होता था कि व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। सार्थवाहक मतलब वो हो गया। और कुलिक का मतलब क्या हुआ कि प्रमुख शिल्पकार तथा कायास्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो आपको प्रथम कुलिक के बारे में बताया, सार्थवाहक के बारे में बताया। और इनमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी जो होता था उसका जो साथ देता था व्यापारियों के, वो सार्थवाहक होते थे। तो आपको अब एक सार्थवाहक पता होनी चाहिए। सार्थवाह ये हो गई, और एक क्या हो गई, प्रथम कुलिक। ये प्रथम कुलिक। दो चार पद अभी आपको मैंने बताया, महादंडनायक, कुमारात्मा और सार्थवाह और प्रथम कुलिक। तो सार्थवाह तो व्यापारियों के नेता होते थे जो साथ में, और प्रथम कुलिक लिपिक शिल्पकारों के साथ चलते थे। अब आप नए प्रकार के सेना के बारे में देखोगे तो इसमें एक सेना नायक को देखो, बस सेना नायक का, बस इसमें सेना नायक पर आप फोकस करो। इससे पहले मैं आपको अभी कुछ और दिखाता हूँ। सेना नायक पे आप फोकस रखना। कुछ राजा जो थे वो पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना भी रखते थे, घोड़े, सिपाही, पैदल, हाथी। उनके साथ साथ एक नया जोड़े, क्या जोड़े, सेना नायक शब्द जोड़े। तो सेना नायक क्या करते थे कि वो अपनी सैनिक रखते थे, अपने घोड़े घुड़सवार हाथी रखते थे, और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। और सेना नायक का कोई नियमित वेतन नहीं था। उनको क्या मिला था, भूमिदान। सेना नायक को भूमिदान, और भूमिदान से जो कर वसूलते थे उसी से घोड़े को देख राख, साथ में युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। मैं आपको सेना नायक के बारे में बताया कि सेना नायक रखते थे, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, वो उनको भूमिदान दिया जाता था जिससे कर वसूलते थे, और सेना तथा घोड़ा को देखभाल करते थे, और साथ ही युद्धों के लिए हथियार भी जुटाते थे। और वही सेना नायक जो इस टाइप के रखते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सामंत। सामंत कहा जाता था। और सामंत क्या करते थे कि जैसे ही राजा दुर्बल पड़े वो स्वतंत्र होने की घोषणा कोशिश करते थे। तो इतना आप नए प्रकार का सेना कौन हुआ, आप बस नए प्रकार का सेना नायक। आप ये देखो, अब इसमें भी आप देखना सेना नायक की शुरुआत कब से हुई, गुप्त से। आप देख सकते हो, आप देखे गुप्त, हर्षवर्धन, ये इतना याद रखना, हर्षवर्धन, पल्लव, ये पल्लव, एंड एक कौन था, चालुक्य। तो इतना आप देख लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, तो आप 3 सभा को याद रखना। देखो पहला सभाएं हैं, तो पहला एक तो सभा आप याद रखना, इस सभा को आप याद रखना, एक ऊर को याद रखना, और एक नगरम। इधर मैं लिखता हूं, सभा, ऊर और नगरम, ठीक है, नगरम याद रखना। तो अब ये 3, जैसे जब भी आपके दिमाग में सभा की बात आए तो आप 3 ही सभा को याद रखना, सभा, ऊर और नगरम। तो अब आप सभा किसे कहेंगे, तो भूस्वामी। ये भूस्वामी कैसे होने चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। तो ब्राह्मण जिनके पास
जिनके पास जो जमीन के स्वामी कैसे हैं, ब्राह्मण हैं, उसके संगठन को सभा कहेंगे। और इस सभा का कार्य क्या था, ये जो सभा थी है सभा संगठन, इसकी कार्य क्या थी, कि सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण। आप सभा के बारे में समझे कि ब्राह्मण भूस्वामी। अब आप उर को देखोगे, उर सभा क्या है, कि जहाँ पे भूस्वामी नहीं होते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे लेकिन भूस्वामी नहीं होते थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा चलती थी। और ये तीनों सभा ग्राम सभा है। ये उर नामक सभा चली कहाँ, जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे। अब आप नगरम को देखोगे कि नगरम जो है वो व्यापारी के एक संगठन का नाम था। तो आप सभा और नगरम देखें। राजा के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जनता के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो वहाँ को जनता यानी कि उस समय के जनता के बारे में जानने के लिए आपको मैं एक दिखाता हूँ, कालिदास का नाटक। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें क्या है कि दुष्यंत नामक एक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो जैसे ही आप प्रेम कहानी की चर्चा आएगी तो उसमें आप ये देखोगे कि जनसाधारण के जीवन से जुड़ी बातें आएगी ही, क्योंकि एक राजा हैं और एक युवती से प्यार करते हैं। तो उसमें नाटक में के बीच में एक गरीब मछुआरा, तो मछुआरा क्या हो गया, गरीब जो मछुआरा है वो जनसाधारण ही तो है, तो जन साधारण। तो आपसे ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हो कि जनसाधारण से हमें कैसे जानकारी मिली जनसाधारण के बारे में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। तो आप ये भी याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का नाम बताएं, तो आपको बताना पड़ेगा कालिदास। इतना समझे। तो आगे देखता हूँ, मछुआरे की कहानी कही गई है, तो ये नहीं पूछा जाता है। अब आप आगे देखें। अब मैं आपको बौद्ध चीनी तीर्थयात्री के बारे में तो बताया था कि फासियन 3 बौद्ध चीनी यात्री आए थे। अब आप देखोगे कि ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो अछूत के बारे में फासियन क्या कहते हैं कि उन लोगों को अगर शहर और बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते आते थे, और आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। यानी कि ये वाली आप सुने हो ना, ढोलक के साथ सुनो सुनो सुनो, वैसे ही कुछ करके इसमें भी अछूत लोग आते थे और लकड़ी पे पीटते हुए या सड़क को पीटते हुए या ढोलक बजाते हुए आते हैं। तो एक जगह बाण बाट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण है। अब आप बाण भट्ट दरबारी कवि थे, तो उनके द्वारा भी जो राजा की सेना थी उनके बारे में भी बताता हूँ। चित्रण है राजा के बारे में, कहा जाता है मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि धूल जो है पैदल सिपाहियों से इतने धूल उड़ते हैं कि पूरा पृथ्वी कोहरामय हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। इतने धूल उड़ते हैं कि मतलब कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इतना आप इम्पोर्टेंट रखना, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब आप इसमें मैं आपको उपयोगी शब्द दिखाता हूँ। आपको मैं प्रशस्ति बताया कि संस्कृत शब्द है, प्रशंसा होता है। आर्यावर्त के 9 राजा को बताया कि समुद्रगुप्त कैसे हराए। आपको मैं दक्षिणापथ के 12 राजा को बताया। वंशावली पर 2 अधिकारी मैंने बताया हरिसेन को कि महादंड नायक और कुमार आत्मा ऐसे अनुवांशिक पदाधिकारी मैं महादंड नायक के बारे में बताया। सामंत बताया कि जो सेना नायक है उसी को सामंत कहते हैं। मैं आपको ब्राह्मण भूस्वामियों को जो संगठन होता था उसे सभा कहते हैं, और व्यापारियों का जो संगठन होता था उसे हम लोग नगरम कहते हैं, और जो ब्राह्मण जिसके पास भूमि नहीं होती थी उन सभाओं को हम लोग उर कहते हैं। यहाँ तक हम आपको अभी तक बताए। अब आप देखोगे इसमें कहा गया है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है।
तो सही उत्तर आप अपने देना। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको चर्चा दिखाता हूँ। कुछ तिथि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। और हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान ही अरब में क्या हुआ था? इस्लाम की शुरुआत हुई थी। इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो अब आपको हम यहीं पे समाप्त करते हैं।